नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दल ज्यादा सक्रिय होते जा रहे हैं। चुनाव निकट है, बीजेपी कांग्रेस दोनों अपनी अपनी रणनीति में व्यस्त हैं। कांग्रेस राज्य सरकार की विकास योजनाओं के दम पर चुनावी मैदान में उतरने के लिए कह रही है और इसके अलावा कांग्रेस ओबीसी कार्ड भी खेल सकती है। गहलोत सरकार ओबीसी आरक्षण को बढ़ा सकती है, तो वहीं बीजेपी ने केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाने की बात कही है। बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे से कांग्रेस सरकार पर अटैक करेगी। बीजेपी पेपर लीक समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है और इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी जनता के बीच में भी जाएगी। किसकी रणनीति में आखिरकार कितना दम है, ये जनता बताएगी और इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। लेकिन पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस तैयार। विकास योजनाओं को लेकर चुनावी मैदान में जाएगी कांग्रेस। ओबीसी कार्ड खेलने की तैयारी में भी कांग्रेस। ओबीसी रिजर्वेशन के ऊपर कोई बात वो अभी देखिए बड़े सेंसिटिव प्रोग्राम है। जैसे बिहार में भी उन्होंने कुछ किया था, तो कोई देखा, वो सारे आस्पेक्ट देख रहे हैं। हाँ। सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने बनाया रोड मैप। भ्रष्टाचार के मुद्दे से बीजेपी करेगी अटैक। चुनाव का रोड मैप, भ्रष्टाचार पर अटैक। तो आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। आरसी चौधरी हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। और शुरुआत जैमिनी साहब एक छोटी सी टिप्पणी के साथ आपकी करेंगे कि आखिरकार जैसे जैसे देखिए चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इस बार का चुनाव मुद्दे क्या होने वाले हैं? क्या पार्टियां वाकई मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रही है? आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, सियासी मुद्दे दो बेस पर गढ़े जाते हैं, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स, एक नेगेटिव पॉलिटिक्स। अगर कांग्रेस की पॉजिटिविटी की बात करें तो केवल एक पॉजिटिविटी है, वो है महंगाई राहत स्कैम, जिसको उन्होंने अपना वेपन बना रखा है, पॉलिटिकल वेपन बना रखा है, और उसी के सहारे वो 2023 का रण जीतना चाहती है। अब ये ठीक है, बीजेपी के पास जो नेगेटिव वेपन है वो ये है ईडी की एंट्री, पेपर लीक मामला, और दूसरा कांग्रेस में जो सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है, और कल का दिन बड़ा अहम है, उसको लेकर चर्चा हो रही है कि क्या होने वाला है। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि इस सियासी रण में एक तीसरा और तुरुप का पत्ता है, वो है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जिनका पजामा कभी खो गया था। वो पजामा अब इस राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला रखा है। उस पजामे को विधानसभा में पेश किया गया था कि उनका पजामा मिल गया है। उस पजामे के दम पर वो जिस तरीके से सरकार को घेर रहे हैं, उससे पूरी बीजेपी को संजीवनी मिल गई है। और जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस में, लेकिन जैमिनी साहब, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पिछली बार आंदोलन करने के बाद कहा था कि जिस तरीके से बीजेपी को उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, वैसे खड़े नहीं हुई। अब आप कह रहे हैं कि एक संजीवनी के तौर पर है, तो उम्मीद है कि बीजेपी अब उनके साथ उसी तरीके से खड़ी मिलेगी। अब खड़ी है। हाँ। अब खड़ी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब बीजेपी, पूरी बीजेपी की जंग आज की तारीख में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लड़ रहे हैं। आज देखिए जिस तरीके से बने सिंह, जो लोहागढ़ के एक बड़े मजबूत मंत्री के सबसे खास माने जाते हैं, उनसे ईडी ने पूछताछ की है। तो जनता को यह लग रहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल के मसाले में दम है, और यह दम ही कांग्रेस के लिए सबसे भारी है, क्योंकि नौजवान उस दम की असलियत जानना चाहता है। ठीक है, और नौजवान जिधर चलेगा उधर सरकार बनेगी। ठीक है। आशीष चतुर्वेदी जी, देखिए कांग्रेस की अपनी योजनाएं हैं और इनके दम पर वो जनता के बीच में जा रही हैं, लेकिन आपकी रणनीति क्या है? क्या आपने कर्नाटक की हार से सबक लेकर कांग्रेस की रणनीति को यहां पर अपनाने की कोशिश की है? और जैसे जैमिनी साहब कह रहे हैं पेपर लीक और ईडी की कार्रवाई, इसे लेकर के कांग्रेस लगातार कह रही है कि आप जहां पर भी चुनाव होते हैं वहां पर इस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या आपकी रणनीति यही है? हेमंत जी, मिथिलेश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक वेपन है जो कि नेगेटिव वेपन है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे पॉजिटिव वेपन्स भी हैं। हेमंत जी 9 साल प्रधानमंत्री जी मोदी जी के पूरे हो चुके हैं, और देश में जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीतियां चल रही है,
उसको लेकर के लोगों के जीवन में जो सुधार आया है, उसको लेकर के अभी भारतीय जनता पार्टी का महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। उसको लेकर के हम घर घर जा रहे हैं और जनता को केंद्र सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। ये बात सही है निश्चित रूप से कि राजस्थान में जो 4.5 साल से सरकार चल रही है, वो भ्रष्टाचार के अगर बात करें, चाहे बेरोजगारी की बात कर लें, चाहे अपराधों की बात कर लें, चाहे हम उनके खोखले वादों की बात कर लें, चाहे जो जगह जगह दंगे हुए उनकी बात कर लें, वो सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चुनाव में उठाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के और इस 4.5 साल में इस सरकार ने जो किसानों के साथ छलावा किया है, जो कर्मचारियों के साथ छलावा किया है, जो बेरोजगारों के साथ छलावा किया है, जी, लेकिन आशीष जी हम एक बात आपसे समझना चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार के जो कामकाज के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। क्या एक राज्य का चुनाव भी आप केंद्र की योजनाओं, केंद्र के काम को लेकर के लड़ेंगे और केंद्र का चुनाव भी उसी आधार पर लड़ेंगे? क्या आपके पास बताने के लिए अपने पूर्ववर्ती सरकार का कोई काम नहीं है जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा सके, या आप उस काम का सहारा नहीं लेना चाहते? हेमंत जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जाएगी तो जो हमारी राज्य सरकार ने जो पहले काम किए वो तो है ही सही, लेकिन आपने कहा कि भाई क्या हम केंद्र की योजनाओं पर चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से। देखिए, जब राजस्थान में 16 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान मिल रहा है, 32 लाख लोगों को नल से जल कनेक्शन मिल रहा है, 70 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, 4 करोड़ से लोगों के जनधन खाते हैं। मेरा सवाल ये कि आपके राज्य का चुनाव भी क्या केंद्र की योजनाओं के आधार पर ही लड़ेंगे हर बार? और जहां भी चुनाव होते हैं, क्या इस राज्य में आपकी इतनी लंबी सरकारें रही है, आपके पास इतना कोई अच्छा काम नहीं है जो आप जनता के बीच में ले? मेरा सवाल ये था। बिल्कुल है। उनसे दूरी क्यों है? देखिए, जो हमारी वसुंधरा राजे जी का जो कार्यकाल रहा है उसके अंदर जो हमने काम किए हैं, चाहे जल स्वावलंबन को लेकर काम किया था, चाहे भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर काम किया था, चाहे ग्रामीण गौरव पथ बनाए थे, वो तमाम मुद्दे हैं हेमंत जी। ठीक है, वो सारे मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच नहीं, उन मुद्दों पर उतनी मुखरता के साथ आप दिखाई नहीं देते, इसलिए मैंने सवाल पूछा। आरसी चौधरी साहब, बीजेपी देखिए लगातार बीजेपी इस बात को लेकर के आप पर हमलावर है कि भ्रष्टाचार राज्य में सबसे ज्यादा मुखर पर है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा मुखर पर है, और साथ ही साथ कई गंभीर आरोप लगातार इन दिनों बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर के लगा रही है। क्या जवाब है आपके पास? हेमंत जी, मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले आपने जिक्र किया था कि भारतीय जनता पार्टी की 2 राज्यों के अंदर लगातार जो करारी हार रही। एक देश के जो इनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी हिमाचल के अंदर, और दूसरा कर्नाटक के अंदर। और देश के 140 करोड़ लोगों में कहीं पे भी एक स्वर में पूछिए कि 40% कमीशन की सरकार कौन सी होगी। ये राजस्थान नहीं, पूरे देश के 140 करोड़ लोग एक स्वर में बोलेंगे कि कर्नाटका की सरकार। इनके पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, आप चाहे तो मैं उनका वीडियो दिखाऊं, उन्होंने कहा था कि अगर भ्रष्ट सरकारों में किसी की गिनती होनी है तो येदियुरप्पा जी नंबर 1 आएंगे देश में। सही कहा था, हम उनका साधुवाद करना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक पूर्व राज्यपाल, उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार से इतनी कोई दिक्कत नहीं है। और हम सब ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी के सहारे इस देश के 121 राजनेताओं पर मुकदमे दर्ज किए, उनमें से 116 विपक्षी दलों के नेता हैं। अब आप जिन पूर्व राज्यपाल को कोट कर रहे हैं ना चौधरी साहब, आप कहेंगे मेरे बीच में टोक रहे हैं, लेकिन मैं आपको टोकूंगा, इसलिए टोकूंगा कि वही पूर्व राज्यपाल जो हैं वो नरेंद्र मोदी की बड़ाई करते हुए भी नहीं थकते थे, उनके बयान इस मायने में भी आते रहे हैं, तो वो उनका अलग बात हो सकती है। जी हेमंत जी, अगर आपको लगता है कि वो कर रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं, हम तो अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। अगर कोई प्रधानमंत्री की अच्छाई है तो बतानी चाहिए, लेकिन जो उन्होंने कहा उसको स्वीकार भी करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की अच्छाई को तो आप चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके बुराई पे भी कह रहा है और उस पर आप चर्चा नहीं करना चाहेंगे तो दोहरा चरित्र कैसे हो सकता है हेमंत जी? इसलिए कहिए भारतीय जनता पार्टी वाले नेताओं को कि उन्होंने जो आरोप लगाए उनको भी स्वीकार कीजिए। पुलवामा की घटना के लिए जो उन्होंने कहा उसको भी स्वीकार कीजिए। उन 40 सैनिकों की शहादत को इस आजाद भारत के अंदर पहली बार कोई राजनीतिक दल का नेता अपने राजनीतिक लेकिन चौधरी साहब मैं आपसे एक सवाल और करूंगा। चौधरी साहब मैं एक सवाल और करूंगा, उसके बाद मैं जेमनी साहब के पास जाऊंगा। आपने इन बातों का जिक्र किया है, लेकिन मैं आपसे दरअसल ये जानना चाहता हूं कि आप जब इस बात को कहते हैं कि हम राज नहीं जनता रिवाज बदले, इस बात के साथ हम जाएं जनता के बीच में, तो आपकी रणनीति क्या है सबसे महत्वपूर्ण, जो बीजेपी के पास उसकी काट नहीं हो, ऐसी क्या रणनीति है आपकी? हेमंत जी, सबसे बड़ी ये होता है कि जनता की अदालत में जो जनता से वादे करते हो, घोषणा पत्र लेके आते हो। राजस्थान के अंदर 2018 के अंदर कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया
वो माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने उसे सरकारी दस्तावेज बना के हर साल लेखा जोखा जनता के सामने रखा। आज उसके 95% वादे हमने जनता से जो करके आए थे सरकार में वो पूरे किए। हमने इस सरकार के अंदर ऐसे आयाम स्थापित किए कि उन योजनाओं का जिक्र हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य अनुसरण करना चाहते हैं और दुनिया के जो दूसरी सरकारें हैं वो भी इनका अध्ययन करना चाहती है। कैसे 8 करोड़ लोगों को सुरक्षा का कवच, स्वास्थ्य का कवच दिया जा सकता है, कैसे जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें एक भविष्य की चिंताओं से मुक्त किया जा सकता है, कैसे एक गरीब और वंचित का बच्चा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जैसी योजनाओं का फायदा ले सकता है, कैसे एक आदमी 8 रुपए में भरपेट भोजन नहीं पौष्टिक और गुणवत्ता का आहार ले सकता है, कैसे एक महिलाओं के साथ में जिस प्रकार से प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन जैमिनी साहब कह रहे हैं कि इसके अलावा नेगेटिव हथियार भी आपके लिए है कि सूबे में जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कार्रवाई को लेकर के आप ही के मंत्रियों तक ने आरोप लगाए हैं, आपके विधायकों ने आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के, तो बीजेपी तो दूर की बात है, अपनों से ही नहीं निपट पा रहे हैं आप। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को तो विपक्ष की भूमिका का जो निर्वहन करने का दायित्व राजस्थान की जनता ने दिया था उसे निभा नहीं पाए। उसमें तो किरोड़ी मीणा जी, जो जैमिनी जी ने कहा, या हनुमान बेनीवाल जी आते हैं कि वो जनता की आवाज को मुखर करने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो 12 लोग मुख्यमंत्री को सपना देख रही है कि मोदी के नाम पे हम जीत जाएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आपको करने की जरूरत ही नहीं है। आशीष चौधरी साहब जी, ठीक है, आशीष चतुर्वेदी जी, आशीष जी चौधरी जी कह रहे हैं कि उनकी योजनाएं इतनी शानदार है, आप सिर्फ भ्रष्टाचार के उन आरोपों को रिपीट कर रहे हैं। और जैमिनी साहब भी जानते, मैं अभी देख रहा था 15 अप्रैल 2011 की खबर मिली, उसमें वही आरोप वैभव गहलोत को लेकर के लगाए गए। उसके बाद में आपकी सरकार रही। क्या सिर्फ आप चुनाव आते हैं तो इस तरह के आरोपों के सहारे वोट लेने की कोशिश करते हैं, सरकार बन जाती है फिर हट जाते हैं? हेमंत जी, अभी आपने जिक्र किया कि सरकार के मंत्री विधायक इस सरकार को लेकर के कटघरे में वो ठीक है, लेकिन आपसे ये सवाल बार बार आ रहा है क्योंकि जो आप अभी आरोप लगा रहे हैं, आज वैभव गहलोत ने भी जवाब दिया, कहा कि ये तो पहले भी आरोप लगा चुके हैं। यही जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाए, रतनकांत शर्मा का जिक्र है, ये तमाम पुरानी रिपोर्ट्स में है। इसके बाद आपकी सरकार रही है लगातार। देखिए हेमंत जी, मैं जवाब दूंगा सब चीजों हाँ, का। मेरा सवाल यह है कि फिर जनता आपके आरोपों पर या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के आरोपों पर भरोसा कैसे करे, आप पर, बीजेपी पर भरोसा कैसे करें कि आप जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित नहीं, वो सही है? मैं इसलिए सवाल जानना चाह रहा हूं। जी बोलिए। देखिए, किरोड़ीलाल जी ने जो आरोप लगाए वो तथ्यों के साथ लगाए हैं और उसको लेकर के उन्होंने ईडी में भी जो है अपना प्रतिवेदन दिया है। निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी, तब आपको पता पड़ जाएगा। मेरा सवाल इतना सा है कि यही तो आपने पहले आरोप लगाए थे, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई आपकी सरकार में? आपकी भी तो सरकार रही। हेमंत जी, कार्रवाई होगी। 2011 के आरोप हैं, ये टाइटन होटल और ये रतनकांत शर्मा और ये सब, ये 2011 के आरोप है। ओम मेटल्स है, काली सिंध डैम से 457 करोड़ का ठेका, ये सब कुछ ये पड़ा है सर गूगल पर। हेमंत जी, इस सरकार के मंत्री राजेंद्र गुड़ा जी, अरे आप छोड़िए ना राजेंद्र गुड़ा जी को। आशीष जी, आप तो अपना जवाब दीजिए, आपकी सरकार रही। हेमंत जी कैसे छोड़ दीजिए? हेमंत जी, आपकी सरकार रही तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? जैसे आज इन्हीं के मंत्री ये पूछ रहे हैं ना कि जो वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके सत्ता में आए थे, उन पर कार्रवाई कीजिए। वैसे जनता आपसे भी सवाल पूछेगी। काफी नहीं है? अरे जनता तो पूछ रही है ना भी, आप इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। रामनारायण मीणा जी कह रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपके मंत्री सिर से लेकर के चोटी तक भ्रष्ट है। भरत सिंह जी आए दिन पत्र लिखते हैं कि भ्रष्ट भाया भाया तूने खूब खाया। इसका जवाब नहीं है इनके पास देने के लिए। और चौधरी जी घोषणाओं की बात कर रहे थे कि हमने जन घोषणा पत्र लागू कर दिया। हेमंत जी, सरकार ने 50% से अधिक बजट के जो घोषणा है वो भी पूरी नहीं की है। आप जन घोषणा पत्र तो क्या पूरा करेंगे? 1,33,00,000 महिलाओं को मोबाइल देने का मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था पिछले बजट में। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हम महिलाएं मोबाइल खरीद लेगी तो हम उनको पैसा दे देंगे। मतलब पहले आप चौधरी जी गुमराह नहीं कर रहा हूँ। चौधरी जी सबसे पहले आपने 1,33,00,000 महिलाओं को मोबाइल देने का वादा किया, फिर मुख्यमंत्री जी ने दोबारा घोषणा की कि मैं 40 लाख महिलाओं को राखी पर मोबाइल दूंगा। और महिला तो सही चौधरी जी, 40 लाख मोबाइल राखी पर देने का वादा किया। अब आप कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, आप मोबाइल खरीद दीजिए। ये हकीकत है। चौधरी जी सुनने दीजिए जनता को, चौधरी जी सुनने दीजिए। हेमंत जी, मोबाइल का वादा देखिए आप, पिछले बजट में 1.5 साल पहले मुख्यमंत्री जी वादा करते 1,33,00,000 महिलाओं को हम मोबाइल देंगे।
फिर बाद में उस घोषणा को रिवाइज करते हैं कि नहीं, हम 40 लाख जो महिलाएं हैं उनको जो आगामी राखी आ रही है उस पर मोबाइल देंगे। हम मुख्यमंत्री जी फिर तीसरा यू टर्न ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, आप मोबाइल खरीद लो और जो है हम उसको जो है उसका पैसा दे देंगे। सरकार के पास उसका वित्तीय प्रबंधन का कोई लेखा जोखा ही नहीं है, भाई आप कहां से देंगे, यही स्थिति चल रही है। केवल चौधरी साहब जल्दी से कमेंट दीजिए, जमीनी साहब के पास जाऊंगा, फिर आखिरी कमेंट। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद देश में नंबर 2 राज्य है, 11.04% है। जो डबल इंजन की सरकारें हैं जो देश के अंदर ट्रबल बन गई हैं, उन्हें इनसे नजीर लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास में अगर वित्तीय प्रबंधन राजस्थान से बेहतरीन कोई हो तो वो मॉडल के तौर पे पेश करना चाहिए। और हमने कहा कि 40 लाख देने जा रहे हैं, हमने कहा कि 5 से एक वादे करके आए और इनके नेता ने सदन में भी पूछा था और हमने सदन में कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी मेरी है। आपको अगर कोई शंका हो तो आप मेरे घर पे आइए। लेकिन चौधरी साहब देखिए, बीजेपी के नेता लगातार इस बात को लेकर के आरोप लगा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई इसलिए जरूरी है कि जहां पर पेपर लीक में आपकी जांच में जिन लोगों से पूछताछ तक नहीं हुई थी उनसे अब ईडी की पूछताछ हो रही है और इससे आपको परेशानी है, ये आरोप है आप पर। चौधरी जी सुना आपने? माफी चाहूंगा, सुन नहीं पाया था हेमंत जी। ये आरोप है आप पर कि आपने खानापूर्ति की पेपर लीक के मामले में भी जिन लोगों से पूछताछ नहीं हुई थी अब ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा प्रदेश में, ये करिए हेमंत जी। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान से जुड़े हुए कई भारतीय जनता पार्टी के और डबल इंजन की सरकार के राज्य हैं जी। गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है। सब राज्यों के अंदर गुजरात में 18 पेपर लीक होते हैं, उत्तर प्रदेश में 22 इस आधार पर राजस्थान में भी पेपर लीक होने चाहिए, ये छूट तो नहीं मिल जाती ना चौधरी साहब, इसीलिए तो आपकी सरकार से सुशासन की उम्मीद की जाती है। राजस्थान की सरकार फैसला लेती है। बिहार में तो एक पुल 2-2 बार गिर भी जाता है, वो पूरा नहीं होता है। अब दूसरे राज्यों का उदाहरण देकर के हम क्या कहेंगे? जमीनी साहब एक आखिरी टिप्पणी आपसे चाहता हूँ। जमीनी साहब अपनी अपनी रणनीति है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ईडी सीबीआई को लेकर के भी बड़े आरोप लग रहे हैं। आपको लगता है भ्रष्टाचार बहुत एक अहम मुद्दा साबित होगा या गहलोत सरकार की योजनाएं इतने भारी है कि वो जनता पर असरकारक है? देखिए, राजस्थान की पब्लिक को 2 में से एक चुनना है, वो ईडी के साथ जाती है, सब्सिडी के साथ जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू हो चुका है क्योंकि ईडी जो नौजवान है उसमें ईडी की लेके बहुत एकदम हॉट केक आज की तारीख में चर्चा है। वो चाहता है कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला सबसे बड़ा मुलजिम कौन है, वही कारण है। और नौजवानों को कुछ नहीं चाहिए। आज सबसे बड़ा मुद्दा ये बन गया है, ये कह रहे हैं चुनावी टाइम में। तो जमीनी साहब सरकार ने तो कहा कि पूरे देश में राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां पर पेपर लीक होने पर इतनी सख्त कार्रवाई हुई है। हमने कानून बनाया है, सबसे ज्यादा एसीबी ने कार्रवाई की है। शर्मा जी, हेमंत जी कार्रवाई की है। सुरेश ढाका को पकड़ लाते ना जी, जो रामकृपाल मीणा को भगा रखा है, क्यों भगा रखा है बता देना। जो कह रहे हैं जो किरोड़ी लाल जी कि इनके एक मंत्री के घर ईडी गई, वो भूमिगत हो गए। ये देखना होगा कि आखिरकार जनता किसके साथ जाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आशीष जी आपका भी और आशीष चौधरी साहब आपका भी, जमीनी साहब आपका भी। लेकिन जनता लगातार देख रही है कि सरकार के दावों को भी देख रही है और विपक्ष के जो वार हैं उनको भी देख रही है। जनता को तय करना है कि आखिरकार जनता किसके साथ जाती है। नमस्कार।